Hello students, I'm audible to you. Yes, sir, you are audible. Okay, let's start. ओके, लास्ट क्लास में अपन ने रिवर से रिलेटेड एलुवियम और फ्लूवियल जो एनवायरनमेंट होते हैं वो डिस्कस कर लिया था। एंड इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे लैकोस्ट्रियन एनवायरनमेंट रिलेटेड टू द लेक्स। लेक से रिलेटेड जितने भी लेक के टाइप्स हो गए, ठीक है, लेक्स में सेडिमेंटेशन कैसे हो गया, एंड सेडिमेंट कौन सा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, एंड कौन कौन से प्रोसेस लेक में होते हैं। सो एनवायरनमेंट अपन ने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था कि कौन कौन सा एनवायरनमेंट होता है। एंड दिस एलुवियम, ग्लेशियल्स, एवेपोराइट्स, ये अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था। सो लैकोस्ट्रियन एनवायरनमेंट क्या होता है, लेक क्या होती है, लेक जो होती है तुम्हारी ना, वाटर बॉडी होती है जिसका एक अपना ड्रेनेज सिस्टम होता है और वो ना लैंड लॉक्ड होती है। तो इसमें ना इनपुट वाटर फ्लो भी हो सकता है, तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम भी हो सकता है, ये ओपन भी हो सकती है एंड क्लोज भी हो सकता है। सो तब अपन इनके क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, तब अपन देखेंगे कि ओपन सिस्टम कौन सा होता है एंड क्लोज सिस्टम कौन सा होता है। तो ये इन एनवायरनमेंट में, ये एनवायरनमेंट बहुत ही जो फाइन पार्टिकल होते हैं अपने सैंड, सिल्ट, क्ले, उन सबको ना परमिट करती है। और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि ये जो फाइन पार्टिकल होते हैं ना इसमें सेटल होते हैं लैकोस्ट्रियन एनवायरनमेंट में। क्योंकि जो ओशियन और जो मरीन जो एनवायरनमेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि हाई एनर्जी होती है। हाई एनर्जी ना तुम्हारी हाई टाइड्स की वजह से, वेव्स की वजह से, इनकी वजह से होती है। सो क्वेश्चन, सो लेक जो एनवायरनमेंट होता है वहां पे तुम्हारा टाइड्स ना होगा तो बहुत कम होगा, वरना ना के बराबर होगा। लाइक लो एनर्जी एनवायरनमेंट है, और लो एनर्जी एनवायरनमेंट तब तब भी होता है तब तुम्हारा फाइन पार्टिकल्स सेटल होते हैं। सो ये बॉटम पे डिपॉजिट होते हैं जहाँ पे तुम्हारा पहले से कोई डिपोजिशन हो चुका होता है। सो जब एनर्जी तुम्हारी लो एनर्जी एनवायरनमेंट है तो जिसपे ना वेल सॉर्टिंग होगी, जो ग्रेन्स होंगे तुम्हारे एक यूनिफॉर्म साइज में वेल सॉर्टेड उनका डिपोजिशन होगा। सो दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो लेयर्स इसमें बनती हैं सेडिमेंटेशन में, वो बहुत ही थिन लेयर्स होंगी। तो और जो थिन लेयर्स होगी वो एनुअल डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती है। एनुअल सेडिमेंट्स ऑफ द एनुअल डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स का मतलब ये होगा कि एनुअली हो रहा है एक ईयर में ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये। क्योंकि लेक में ना सीजनल्स क्लाइमेट का इफेक्ट होता है कि अगर वार्म क्लाइमेट है तो तुम्हारा डिपोजिशन हो रहा है। अगर क्लाइमेट तुम्हारा विंटर है, तुम्हारा अगर आइस, लेक में आइस जम गई तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिपोजिशन रुक जाएगा। तो ये एनुअल डिपोजिशन तुम्हारा इस प्रकार होता है। नेक्स्ट, सो तो तुम्हारे जो लेक्स है ना उसमें तीन टाइप के फ्लो होते हैं। सो और ये ना फ्लो ना डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होते हैं। डेंसिटी डिफरेंस किन कौन कौन से वाटर में होता है, देखो, ये तुम्हारा लेक है। इस लेक में कोई स्ट्रीम अगर तुम्हारी आ रही है यहाँ से, और एक तुम्हारा लेक का वाटर है, उन दोनों के अंदर कोई अगर डेंसिटी डिफरेंस होता है, उसकी वजह से तुम्हारे ना तीन लेयर्स में डिपोजिशन होता है। एक ओवरफ्लो, ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसमें ना तुम्हारे फाइन पार्टिकल्स आते हैं। और जो मिडिल होती है, मिडिल में क्या होता है, तुम्हारा लेयर्स होती है जिसमें ना मीडियम साइज पार्टिकल होते हैं। और अंडर फ्लो होता है तुम्हारे जिसमें ना बॉटम साइज या फिर बॉटम में कोर्जर पार्टिकल्स, जो सैंड, ग्रेवल्स, पेबल्स, इस टाइप के जो पार्टिकल्स हो गए वो बॉटम में सेटल होते हैं। ये देखो, ये जो तुम्हारा ये कोई स्ट्रीम आ रही है, डेल्टा फ्लूवियल इनफ्लो यहाँ से हो रहा है तुम्हारा। और जो पहली जो लेयर है ऊपर, ये ओ एफ, ये ओवरफ्लो हो गया। तीसरा तुम्हारा इनफ्लो हो गया। और ये नीचे वाला तुम्हारा बॉटम का फ्लो हो गया। सो अंडर फ्लो, सो तो जो तुम्हारे फाइन पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंडेड रहेंगे, क्योंकि इसमें ना हाई टाइड वगैरह, जो हाई एनर्जी एनवायरनमेंट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। और जो तुम्हारी क्या,
जो मिडल जो पार्टिकल्स होंगे तुम्हारे, मिड साइज के जो पार्टिकल्स होंगे, वो मिडल में सेटल होंगे। ये देख सकते हो तुम, ओवरफ्लो, इनफ्लो, एंड देन ये लास्ट में जो कोर्जर साइज के पार्टिकल्स होंगे वो। ठीक है। लेक का क्लासिफिकेशन देखो, लेक ना कई टाइप की होती है। पहला वोल्केनिक लेक होती है तुम्हारा। तो ऐसी जो लेक ना, जब पहले तुम्हारा एक्टिव वोल्केनो था, और एक्टिव वोल्केनो के बाद ना उसमें ना जियोलॉजिकल चेंजेस हुए, और यहाँ पे तुम्हारा वाटर का इनफ्लो हुआ। और एक लेक के लिए तुम्हारे बेसिकली ना एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए कि ना जिसका शेप ओवल टाइप का शेप हो, जिसमें तुम्हारा ना कि पानी आ सकता है और पानी स्टोर हो सकता है। तो दूसरा तुम्हारा मैन मेड स्ट्रक्चर हो गया। ऑक्सो बाउल लेक अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऑक्सो बाउल लेक ना रिवर से कैसे बनती है। ये मिएंडर लूप हो गया तुम्हारा। एंड जब मिएंडरिंग प्रोसेस होगा तुम्हारा, मिएंडरिंग प्रोसेस की वजह से तुम्हारी ऑक्सो बाउल लेक बनेगी। सेकंड थर्ड होता है तुम्हारा ग्लेशियल लेक्स। ग्लेशियल लेक्स तब बनती है जब तुम्हारी आइस प्री एग्जिस्टिंग रॉक को इरोड कर देती है, और वहां पे एक ऐसा सरफेस बना देती है जहाँ पे पानी स्टोर हो सकता है। तो इस टाइप की जो लेक्स होगी उनको बोलते हैं ग्लेशियल लेक्स। तो और टेक्टोनिक लेक्स, टेक्टोनिक लेक तुम्हारी बनती है टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्या हुई कि तुम्हारे जो दो फोल्ट बने हैं, ना फोल्ट, इनका सब्सिडेंस हो गया, ये नीचे गिर गए, तो तुम्हारा क्या बन गया, एक क्रेटर, क्रेटर टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया। तहाँ पे लेटर में तुम्हारा पानी भर गया। तो टेक्ट तो 90% जो लेक्स हैं वो ग्लेशियल और टेक्टोनिक लेक्स हैं। बाकी बहुत कम जो मिलती हैं लेक्स, वो बहुत कम मिलती हैं। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे तुम्हारे जो लेक जो क्लासीफाई है ना, उसमें क्या होता है कि जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर में तुम्हारे ना लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसमें ना तुम्हारे एनिमल की सपोर्ट की लाइफ होती है, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारी सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है तुम्हारा यहाँ पे होता है। तो ओलियोग्राफिक जो टाइप हो गया, वो तुम्हारा ऊपर की लेयर्स वाला हो गया, जहाँ पे जहाँ पे तुम्हारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन होगा। सो जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, यू यूट्रोपिक जो लेक्स होगी, जिसमें ना अ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो नीचे की तरफ ज्यादा ग्रो करेगा, और नीचे ऑक्सीजन कम होगी, क्योंकि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो वहाँ पे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा। सो लेक क्लासिफिकेशन बाय द मिक्सिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो मोनोमेटिक जो लेक हो गई, उसमें देखो मिक्सिंग देखो, ये क्या होता है कि जो सरफेस लेयर होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और ज़्यादा की वजह से क्या होता है कि तुम्हारा जो नीचे का जो वाटर होता है वो ठंडा होता है। तो जैसे ही तुम्हारा ना ये हीट ट्रांसफर की वजह से यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम पे आते हैं, तो इसको बोलते हैं तुम्हारी मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ वाटर। तो जब भी ना तुम्हारा मिक्सिंग ऑफ मोनोमेटिक जो लेक होगी ना, तो 1 टर्नओवर पर ईयर, मतलब कि एक एक बार मिक्सिंग होगी पूरे साल में। ठीक है। अब इसमें आता है तुम्हारा कोल्ड मोनोमेटिक लेक, जिसमें तुम्हारे साल भर आइस कवर्ड होती है। तो उसमें ना एक ही बार साल में एक ही बार तुम्हारा क्या होगा, एक ही बार तुम्हारा हीट ट्रांसफर होगा, मिक्सिंग होगी वाटर की। और वार्म मोनोमेटिक लेक्स जो होगी ना, जिसमें आइस कवर नहीं होती है तुम्हारी, ये। और डायमेटिक जो लेक होगी, डायमेटिक लेक में तुम्हारा आता है कि 2 बार
एक साल में, एक तो स्प्रिंग में एक फाल में, दो टाइम पे तुम्हारा क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ वाटर होगी। और एमिटिक लेक्स मतलब जो हमेशा आइस से कवर्ड रहती है, जैसे अंटार्कटिका आर्कटिक रीजन में बहुत ही हाई लैटिट्यूड पे, वो वाली लेक्स तुम्हारी। सो लेक क्लासिफिकेशन जो फर्दर तुम्हारी जो लेक क्लासिफिकेशन है, कुछ परमानेंट टेम्परेरी लेक्स होती हैं, ठीक है। टेम्परेरी लेक्स ना अंडरफिल्ड होती हैं, क्लोज होती हैं। और सेकंड परमानेंट लेक्स, ठीक है, जो ओवरफिल्ड और बैलेंस फिल होती हैं। थर्ड इज योर फ्रेश वाटर लेक्स, जो कि ना फ्रेश वाटर लेक्स ओपन ही होंगी, और जो सैलाइन लेक होंगी वो क्लोज होंगी। जो एवोपरेटिक्स, अपन ने एवोपरेशन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कोई भी रोक अपनी सॉरी कोई भी अपनी लेक अगर क्लोज है, ठीक है, वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है। क्लोज का मतलब कि रेट ऑफ द इवेपोरेशन ज्यादा है, और ओपन का मतलब रेट ऑफ द इनपुट वाटर ज्यादा है, ठीक है। और ट्रॉफिक डिफरेंस की वजह से देखो, अपन ने पढ़ा था अभी कि जो ओलियोट्रॉफिक जो लेक होगी, उसमें क्या होगा कि लिटिल प्लांट होंगे, ठीक है, क्लियर होंगे, और वो यंग होगी थोड़ी सी। और जो मीजोट्रोपिक होगी वो ट्रांजिएंट फेज में होगी। जो यूट्रोपिक जो लेक्स होंगी तुम्हारी ना, वो बहुत ही पुरानी होंगी, ठीक है। उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है तुम्हारे, और ये क्लियर नहीं होगी। और कि यहाँ पे ना प्लांट्स तुम्हारी बहुत ज्यादा होंगे, अबेंडेंट प्लांट जितने भी मरीन प्लांट्स होते हैं तुम्हारे यहाँ होंगे। सो जो ओलिट्रोपिक जो लेक्स होंगी ना, वो तुम्हारी यंग होगी। टाइम के साथ ना जो ओलिगोट्रोपिक जो लेक है, वो तुम्हारी यूट्रोपिक लेक में कन्वर्ट हो जाती है, और ये तुम्हारा मिड का जो ट्रांजिएंट फेज हो गया वो। सो अंडरफील्ड और जो ओवरफील्ड जो रोग है ना, सॉरी, अंडरफील्ड और बैलेंस फील्ड लेक, ये इसको समझो। देखो ये जो तुम्हारी ये ना ओवरफील्ड लेक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा ना रेट ऑफ द इनपुट वाटर भी ज्यादा है, और ड्रेनेज जो वाटर है वो भी ज्यादा है। तो यहाँ पे ना ये ओवरफील्ड है, और ये बैलेंस फील्ड है। इसमें ना रेट ऑफ इनपुट वाटर इक्वल टू है तुम्हारे रेट ऑफ द ड्रेनेज वाटर। लास्ट में आता है तुम्हारा अंडरफील्ड। अंडरफील्ड के अंदर तुम्हारा क्या आते हैं, इवेपोरेटिक्स आते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ द इवेपोरेशन बहुत ही ज्यादा है, और रेट ऑफ जो इनपुट वाटर है वो बहुत ही कम है। तो रेट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम तो है ही नहीं, यहाँ पे वाटर का ड्रेनेज बिल्कुल नहीं होगा। लेक की जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना, बेसिक डेफिनेशन होती है तुम्हारी होल और वाटर प्लस सेडिमेंट। एक होल होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए वाटर प्लस सेडिमेंट्स। जो तुम्हारे लेक का जो शेप होगा वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, ठीक है। कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होगी उसके साथ चेंज होगा। सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन की वजह से वहाँ पे कुछ लेयर्स बन गई, लेयर से ना उसे हो गया इरोजन, हो गया इरोजन की वजह से तुम्हारा उसका शेप चेंज हो गया, ठीक है। और सप्लाई ऑफ द वाटर सेडिमेंट, ये भी तुम्हारा टाइम के साथ चेंज रहेगा। जो तुम्हारा वाटर हो गया सेडिमेंट हो गया, जैसे सीजनल के टाइम पे अगर रेनी सीजन में देखोगे ना, तो तुम्हारी लेक्स ना भरी रहेंगी, और ड्राई सीजन में तुम्हारी लेक्स सूखी रहेंगी। अगर वाटर का इनपुट नहीं आ रहा तो सेडिमेंट्स भी कम आएंगे। तो वाटर के और जो सेडिमेंट के रेशियो है वो भी डिफरेंट होंगे, और जो सप्लाई रेट होगी वो भी तुम्हारी चेंज रहेगी। तो कौन कौन से तुम्हारे जो फैक्टर्स है जो सेडिमेंटेशन को कंट्रोल करेंगे, पहला लेक साइज, दूसरा बेसिन क्लोज है या ओपन है, ठीक है। ओपन बेसिन के अंदर तुम्हारे ना फ्रेश वाटर लेक्स आती हैं, और क्लोज बेसिन के अंदर तुम्हारी आती हैं सैलाइन लेक, जो जिससे तुम्हारे एवेपोराइट्स रोक बनती हैं। उसके अंदर ओपन के अंदर क्या होगा, तुम्हारा रेट ऑफ इनपुट जो वाटर होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। इसमें रेट ऑफ द इनपुट वाटर बिल्कुल कम होगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा। कि वाटर की केमिस्ट्री कैसी है, कि वाटर में कौन सी साल्ट डिजोल है, सैलिनिटी कितनी है, ठीक है। कितने कौन से टाइप का सेडिमेंट्स बना है, और कौन से टाइप का सेडिमेंट्स तुम्हारा डिपॉजिट हो रहा है। लैटिट्यूड, जो तुम्हारा जो लैटिट्यूड है ना वो सीजनलिटी पे डिपेंड करता है। हाई लैटिट्यूड पे जो होंगी ना वो रोग तुम्हारी कोल्ड क्लाइमेट में होंगी, और जो लो लैटिट्यूड पे होंगी वो वार्म वार्म क्लाइमेट पे होंगी, ये। और
इस बेसिन का जो शेप है वो भी डिपेंड करेगा कि उस शैलो है या डीप है। जो रीजनल टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज, अगर कभी टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज हो जाती हैं तो ये टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज की वजह से तुम्हारा ना सेडिमेंटेशन भी हो सकता है और इरोजन भी हो सकता है। सो वाटर टेम्परेचर की लेक वाटर टेम्परेचर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, बैक्टीरियल एक्टिविटी, उनके लिए टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंड, जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है तो अपर लेयर ऑफ लेक में, तो उसमें तुम्हारा वाटर टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो विंड एक्टिविटीज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कई सेडिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो विंड की वजह से तुम्हारे लेक के अंदर आते हैं, जिन्हें अपन पढ़ते हैं इओलियन जो एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर। देखो कौन सा क्लाइमेट, देखिए क्लाइमेट कौन सा है, क्लाइमेट से ना कौन से तुम्हारे सेडिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, ठीक। और क्लाइमेट्स की वजह से तुम्हारा इरोजन डिपेंड करेगा कि कि अगर तुम्हारी एसिड रेन होती है तो तुम्हारा एसिड वेदरिंग होगी, और क्लाइमेट की वजह से तुम्हारा फिजिकल वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, ठीक है। जियोग्राफी कैसी है? तो जियोग्राफी मींस तुम्हारा ना सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है और वाटर किस टाइप से फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे बेसिन फॉर्म्स, तुम्हारे कंट्री रॉक के मिनरल्स कैसे हैं, हाइड्रोलॉजी कैसी है, कि अगर हाइड्रोलॉजी मींस एनर्जी ऑफ द स्ट्रीम, कि उसमें उसकी एनर्जी ज़्यादा है कम है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो लार्जर जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल होंगे, और कम है तो फाइनर पार्टिकल्स सेटल होंगे। टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से अगर तुम्हारा ये सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, अगर टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रहे हैं तो ये यहाँ पे भी डिपॉजिट हो सकते हैं। तो ये सब तुम्हारी सेडिमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं, ये पैरामीटर्स। तो देखो कोई भी अगर सेडिमेंट सोर्स यहाँ पे आएगा तो तुम्हारा जो ये येलो पार्ट है यहाँ पे तुम्हारा डिपोजिशन होगा। यहाँ ये ना पोटेंशियल अकोमोडेशन स्पेस है, यहाँ पे तुम्हारा डिपोजिशन हो सकता है। सो तुम्हारा यहाँ पे भी डिपोजिशन हो सकता है। दूसरा जो फिगर है तुम्हारा, यहाँ पे भी डिपोजिशन हो सकता है लेकिन बहुत कम, ये ओवरफिल्ड केस में है। और ओवरफिल्ड केस में ना क्या इस एरिया में डिपोजिशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो फेसिस ऑफ द एलिमेंट लेक्स, फेसिस का मतलब होता है कि कोई भी जो रॉक है अपनी, कोई भी मास है, उसकी कैरेक्टरिस्टेटिक्स, और वो कैरेक्टरिस्टेटिक्स रिलेटेड टू द योर सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जितने भी सेडिमेंटेशन प्रोसेस होंगे उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टेटिक्स को अपन फेसिस बोलते हैं। और तो मेन जो फेसिस हो गया तुम्हारा ना, एक तो शोर लाइन। देखो यहाँ पे देखो ये शोर लाइन, अगर कोई भी स्ट्रीम तुम्हारी लेक के अंदर डिपोजिट सेडिमेंट्स लेके आ रही है तो डिपोजिशन उसके माउथ के यहाँ पे होगा। तो तुम्हारा जो पहला एलिमेंट होगा, तुम्हारा पहला एलिमेंट होगा शोर लाइन, सॉरी शोर लाइंस तुम्हारी ये हो गई जो शोर के नजदीक है, ये तुम्हारा डेल्टा और फैन डेल्टा हो गया। अगर रिवर कोई स्ट्रीम लेके आ रही है तुम्हारी लेक के अंदर तो अपना जो बनेगा वो डेल्टा बनेगा। इसमें अपन डेल्टिक एनवायरनमेंट में इसको डिटेल से देखेंगे। तो शोर लाइंस कहाँ होगी? तुम्हारी ये वाली शोर लाइंस होगी यहाँ पे, ये वाली शोर लाइंस बन गई तुम्हारी, ये शोर लाइंस। सो बेसिन्स फ्लोर की जो तुम्हारी जो फ्लोर है यहाँ पे, जो फ्लोर का जो एग्जांपल है टर्बिडिटीज, जो टर्बिडिटी जो फाइन जो पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं बेसिन फ्लोर पे, वो हो गया तुम्हारा टर्बिडिटीज। ना जो सेंट्रल बेसिन, देखो सेंट्रल बेसिन में ये वाला हिस्सा आ गया तुम्हारा। कभी कभी ना इनऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक जो कार्बोनेट्स होते हैं वो भी तुम्हारे शोर लाइन पे बिल्डअप होते हैं। ये एक्सेप्शन केस है, जनरली नहीं होता, कभी कभी होता है। लेक लेक को क्लासिफाई, अगर स्ट्रेटिफाइड, दो टाइप की लेक होती है, एक स्ट्रेटिफाइड लेक होती है, दूसरी अनस्ट्रेटिफाइड लेक होती है। सो जो टॉप लेयर ऑफ द लेक होती है इसको बोलते हैं एपिलिम एपिलिमनियन, और जो मेटालिमनियन, जो जिसको थर्मोक्लाइन भी बोलते हैं, ये मिडल मिडल लेयर होती है। और इसकी डेप्थ ना
अ, ऐसे टेम्परेचर अगर चेंज होता है उस हिसाब से इसकी डेप्थ चेंज होती रहती है। हाइपोलिनियन जो कि बॉटम लेयर है, जो स्ट्रेटिफाइड जो लेक्स होंगी ना, उसमें हाई क्वालिटी का कैरोजन बनेगा। कैरोजन अपन ने डिस्कस किया था कि कैरोजन एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसके कुकिंग से अपना ऑयल एंड गैस का जनरेशन होता है। जो अनस्ट्रेटिफाइड जो लेक्स हो गई, ठीक है, उसमें ना जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल है ना, उसका प्रिजर्वेशन की लिमिट होती है, ठीक है, और वो सीजनल ओवरटर्न ऑन मिक्सिंग, मतलब कि उनमें मिक्सिंग नहीं होती है। तो जो कुछ मेनली जो तुम्हारी लेक्स है वो दो टाइप में क्लासीफाई की जाती हैं, एक ओपन लेक्स एंड दूसरी होती है क्लोज लेक्स, ठीक है। इसमें कुछ फिजिकल जो केमिकल जो प्रोसेस आते हैं लैकोस्ट्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो तुम्हारे प्रोसेस ना, एक तो ओपन सिस्टम में आता है, दूसरा आता है क्लोज सिस्टम में। देखो ओपन सिस्टम क्या होता है कि ओपन सिस्टम में इनफ्लो, ये यहाँ पे ना कोई भी स्ट्रीम से इनफ्लो आ रहा है तुम्हारी लेक के अंदर। दूसरा प्रीसिपिटेशन, यहाँ पे ना प्रीसिपिटेशन तुम्हारा ना बारिश से रिलेटेड है। अगर तुम्हारी रेन होती है, रेन भी प्रीसिपिटेशन प्रोसेस से होती है, तो उसको भी प्रीसिपिटेशन बोलते हैं। अगर ये दोनों देखो, इनपुट से भी, इनफ्लो से भी तुम्हारा पानी आता है और रेन से भी तुम्हारा पानी आता है। अगर ये दोनों, इन इन दोनों की रेट ज्यादा है तुम्हारी आउटफ्लो से, आउटफ्लो सिस्टम कोई भी ड्रेनेज हो रहा है तुम्हारा। अब ड्रेनेज दो टाइप से हो सकता है तुम्हारा, एक तो सीधा ही आउटफ्लो हो गया, दूसरा ना ग्राउंड वाटर आउटफ्लो। इनफ्लो, ग्राउंड वाटर इनफ्लो से तुम्हारा इनपुट भी हो सकता है, देखो। तो इस टाइप के सिस्टम को ओपन लेक बोलते हैं। इसके अपोजिट, अगर इनफ्लो सिस्टम और प्रिसिपिटेशन लेस देन है आउटफ्लो और इवेपोरेशन से, तो इस टाइप की सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अब जब क्लोज सिस्टम में ना इन इनफ्लो रेट ही कम होगी और आउटफ्लो रेट ज्यादा होगी। आउटफ्लो रेट ज्यादा होगी मतलब जैसे तुम्हारा इवेपोरेशन और डायरेक्ट आउटफ्लो अगर हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारी जो रॉक्स या जो मिनरल्स बनेंगे ना, वो तुम्हारे बनेंगे इवेपोरेटिक्स मिनरल और इवेपोराइट्स रॉक्स। तो ये ना मेनली फ्रेश वाटर लेक होती है, और ये मेनली सलाइन वाटर लेक होती है। ये ना बैलेंस्ड और ओवरफिल्ड होती है, और ये अंडरफिल्ड रॉक्स, सॉरी अंडरफिल्ड लेक्स होती हैं। तुम्हारा दूसरा प्रोसेस आता है लेक लेक के एनवायरनमेंट में, तो लेक वाटर मिक्सिंग। जब सन क्या करता है कि अपर लेयर ऑफ द वाटर को हीट करता है, और हीट से हीट ट्रांसफर की वजह से तुम्हारा जो डीपर जो वाटर होता है, एक मिक्सिंग ऑफ द वाटर होती है। लेक वाटर मिक्सिंग के बेस पे ना तुम्हें पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है कि वन फेज ऑफ द मिक्सिंग एनुअली। मोनोमेटिक, अभी अपन ने मोनोमेटिक पढ़ा था कि एनुअली साल में एक ही बार अगर मिक्सिंग हो रही है वाटर की, देखो यहाँ पे भी ना तुम्हारा टेम्परेचर पूरा यूनिफॉर्म है, तो वो मोनोमेटिक होगी। डायमेटिक होगी तुम्हारा एक साल में दो बार। सो और जो पोलोमेटिक होगी ना, ये ना कभी भी हो सकती है एक साल में पीरियोडिकली, ठीक है, एक दिन के अंदर, दो दिन के अंदर। ये कॉमनली सैलो लेक्स में पाया जाता है, क्योंकि सैलो लेक्स में ना डेप्थ कम होती है, और डेप्थ कम की वजह से यूनिफॉर्म जो मिक्सिंग पॉसिबल है। एक मीरोमेटिक लेक होती है जिनमें ना परमानेंट स्ट्रेटिफिकेशन होता है। स्ट्रेटिफिकेशन का ये मतलब होता है कि ऊपर की जो लेयर हो गई, ठीक है, और ये कॉमनली ये मेनली होता है सलाइन और डीप लेक्स में। जो ऊपर की जो लेक्स होगी उसका टेम्परेचर डिफरेंट मिलेगा, और जो नीचे नीचे की जो लेक्स होगी उसका टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा। ऊपर की लेयर का जो टेम्परेचर होगा वो वार्म होगा, ठीक है, और लेस डेंस होगी और ऑक्सिक होगी। ऑक्सिक मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की सफिशियंसी होगी। और जो बॉटम जो स्ट्रेटिफिकेशन होगा, जो लेयर होगी, वो कूलर होगी, डेंस होगी, और वहां पे और ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। ऑक्सीजन डिप्लीशन प्रोसेस, देखो
तुम्हारे ना न्यूट्रिएंट्स ना रिवर से और स्ट्रीम से लेक में आते हैं, और न्यूट्रिएंट्स में ना तुम्हारे मेनली होते हैं नाइट्राइट्स। ठीक है। ये नाइट्राइट्स क्या होते हैं कि जो एल्गी होते हैं ना, एल्गी के लिए एक फूड की तरह काम करते हैं। तो ये एल्गी इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करती है, ठीक है। और एल्गी का ब्लूम आता है, मतलब एल्गी फलती फूलती है और उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। जैसे ही तुम्हारे न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो जाएंगे, तो ये एवेंचुअली ना एल्गी डाई होने लग जाती है और बॉटम पे जाके सिंक होती है। यहाँ पे ना इनका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा, और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होगा कि जितने भी बैक्टीरिया है तुम्हारे, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन को जब कंज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पे जो तुम्हारा बॉटम की जो लेयर है ना, वो एनवायरनमेंट बनेगा तुम्हारा, एनॉक्सी एनवायरनमेंट बनेगा। और जो अपर लेयर और जो जो वाटर होगी ना, वहां पे तुम्हारा एनवायरनमेंट होगा ऑक्सिक एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन से रिच। और एनॉक्सीमेटल मींस डी एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब भी ना ऑक्सीजन डी एफिशिएंसी होता है। सो सैलिनिटी ऑफ द मिनरल प्रिसिपिटेशन, देखो आपने जब इवोपेराइट्स जो रॉक्स पढ़ी थी ना, उनमें अपने इवोपेरेशन प्रोसेस को पढ़ा था कि सी वाटर का जो केमिस्ट्री होती है, उनमें कौन सा केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ लेक्स होती हैं जो कि सलाइन वाटर लेक्स होती है, और जो कि क्लोज सिस्टम के अंदर आती हैं। तो उनमें ना तुम्हारा मिनरल का प्रिसिपिटेशन होगा, ठीक है। तो जो कॉमन जो कैटाइन्स जो तुम्हारे रोक में, सॉरी, जो लेक में मिलेंगे, लेक के वाटर में मिलेंगे, वो हो गए तुम्हारे सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। समटाइम पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होंगे, ठीक है। अगर लाइमस्टोन अगर रोग होती है, तो CO3 2-, और सल्फेट के जो कैटाइन्स, सॉरी, आयंस होंगे, वो भी तुम्हारे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये तुम्हारे क्या होंगे कि जो डाइल्यूट लेक्स होंगे ना, उनमें होंगे। और जो सलाइन लेक होगी ना, सलाइन लेक में कौन से मिनरल मिलेंगे, वो मिलते हैं तुम्हारे इवोपेरेटिक्स मिनरल्स। और ये मिनरल्स अपन ने पढ़े थे। ये मिनरल्स कौन से होते हैं, पहले देखो। एक फॉलोइंग ऑर्डर में प्रिसिपिटेशन होता है इनका। पहले होता है तुम्हारे कैल्साइट का, फिर डोलोमाइट का, जिप्सम का, एनहाइड्राइट का, और हैलाइट। और समटाइम्स तुम्हारे केसीएल होते हैं ना, मैग्नीशियम की सोल्ट भी तुम्हारे बनते हैं। तो ये वही इवोपेरेटिक्स जो रॉक्स है ना, वो तुम्हारी लैकोस्ट्रिन एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड हो सकती है। सो यूट्रोफिकेशन जो प्रोसेस जो तुम्हारा जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस ऐसे होता है कि जो जब तुम्हारा लेक का ओरिजिन हुआ होगा इनिशियल फेज में, कि तो जब तुम्हारी लेक ना ओलिगोट्रोफिक फेज में आती है, इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है ना, वो क्लियर होता है, लो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो ज़्यादा होती है। और मीसोट्रोफिक या ट्रांजिएंट फेज में है। और जो यूट्रोफिक जो लास्ट का जो स्टेज आती है, उसमें क्या होता है कि तुम्हारा वाटर है ना, जो मक्की वाटर हो जाता है, मडी वाटर हो जाता है, यहाँ पे हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है और ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है। बेसिकली ना बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी और ऑक्सीजन जो इंटर रिलेटेड है, जहाँ पे हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होगी ना, वहाँ ऑक्सीजन की डी एफिशिएंसी होगी। क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटीज में बैक्टीरियाज तुम्हारे ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, और एनॉक्सी जो एनवायरनमेंट है, उसको डेवलप करते हैं। और जहाँ पे भी तुम्हारा ना लो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी, वहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन की वैल्यू हाई मिलेगी। क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ पे भी ज़्यादा होगी, वहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और तुम्हारा जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। जो यूट्रोफिकेशन जो प्रोसेस है ना, इसमें क्या है कि ये प्रोसेस आज के ह्यूमन की वजह से ना, ये प्रोसेस तेज हो रहा है। कि क्यों तेज हो रहा है, क्योंकि ना अपन लेक्स के अंदर डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, सीवेज, जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है ना, ये छोड़ रहे हैं। तो ये प्रोसेस ना सेटलिंग कर रहे हैं
तो लेक के ईओट्रोफिक प्रोसेस की वजह से। तो इसको इस प्रोसेस में तुम्हें 10,000 साल तक नेचुरल कंडीशन में लग सकते हैं, लेकिन ह्यूमन के इन्फ्लुएंस से ना ये प्रोसेस तेज हो गया है, 10 से लेकर 100 ईयर्स के अंदर ये पॉसिबल है। सो जो ये जो प्रोसेस है ना, ये यूट्रोपिक जो प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल का डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे। देखो पहले है ना, जो ओलिगोट्रोपिक जो फेज है वहां पे ना तुम्हारा ऑर्गेनिक मटेरियल का डेवलपमेंट नहीं था, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं थी, लेकिन जब देखो यहाँ पे यूट्रोपिक प्रोसेस में जब पहुंचती है तो यहाँ पे तुम्हारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, और मतलब बहुत सारा जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे डेवलप होके आ गया। देखो ये तुम्हारी यंगर लेक है, यहाँ पे ना कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, लेकिन ना ये डेंस ब्लूम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, मतलब यूट्रोपिक लेक्स है। तो यहाँ पे ना तुम्हारे ऑर्गेनिक मैटर का काफी डेवलपमेंट हो गया है, तो ये ओल्ड लेक है तुम्हारी। जो तुम्हारे लैकोस्ट्रीन फेसिस है, अपन ने बेसिक लैकोस्ट्रीन जो फेसिस है उनका ना अपन ने देख लिया, शोरलाइन डेल्टा एंड द फैन डेल्टा, सेंट्रल बेसिन, और जो तुम्हारा जो हो गया बेसिन फ्लोर फैन, ये तुम्हारा बेसिन फ्लोर फैन है जहाँ पे टर्बिडिटीज का इसका एग्जांपल है। सो बेसिन मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी का मतलब होता है शेप, और बेसिन का मतलब होता है कि जहाँ पे तुम्हारा डिपोजिशन हो रहा है। अगर जब अपन लैकोस्ट्रीन एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो बेसिन तुम्हारा हो गया लेक। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी में ना ये जो आसपास का जोन हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा लिटरल जोन, और पेलियल पेलियल जोन, ये तुम्हारा पेलियल जोन हो गया, और ये तुम्हारा जो होगा एफोटिक जोन, और ये फोटिक जोन। फोटिक जोन में मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो सनलाइट होती है ना वो डायरेक्ट आ जाती है, तो यहाँ पे ना कुछ सनलाइट का इफेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होगा तुम्हारा फोटिक जोन में होगा। और एफोटिक जोन में तुम्हारा क्या होगा, सनलाइट नहीं पहुंच पाती, इसलिए इसको एफोटिक जोन कहते हैं। तो जो तुम्हारा जो बेंच और टेरेस और जो प्लेटफॉर्म है ना, इसको कभी बेंच बोलते हैं, ठीक है, टेरेस बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। मरीन में इस चीज को कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं, और इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, और इस पार्ट को कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं, और तीनों को मिलाकर कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं। तो जो बेंच और जो टेरेस जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कार्बोनेट जो रॉक्स है ना, या जो रीफ बनती है, मरीन में तो रीफ बनती है जो कि तुम्हारे कॉन्टिनेंटल पार्ट में बनती है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप पे। और लेक्स के अंदर जो तुम्हारा जो कार्बोनेट जो जितने भी जो क्योंकि एक तो ना यहाँ पे ना वार्म वाटर होता है, क्लियर वाटर होता है, इसलिए ना फोटोसिंथेसिस इजीली हो जाते हैं, और जो तुम्हारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके फूड के लिए न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, और ग्रोथ के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट होता है। तो लेक में और मरीन एनवायरनमेंट दोनों में ही इसी पार्ट में तुम्हारा कार्बोनेट रॉक्स है उसका डिपोजिशन होता है। सो लैकोस्ट्रीन फेसेस के अंदर तुम्हारा ना, देखो इस टाइप का तुम्हारा लैकोस्ट्रीन फेसेस है, और जब ये डिपोजिशन हो जाएगी तो तुम्हारा इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा थिन लेयर्स में है, इसमें पार्टिकल तुम्हारे सेल्ट और जो क्ले साइज है उस टाइप के हैं। तो लेक शोरलाइन जो टाइप हो गया वो तुम पे किस पे डिपेंड करेगा, एक तो स्लोप पे डिपेंड करेगा। स्लोप मीन्स ये स्लोप तुम्हारा, देखो ये सेल्फ है और ये स्लोप है तुम्हारा। एनर्जी लेवल इन द लीथरल जोन्स, ठीक है, ये लीथरल जोन हो गया तुम्हारा। इसमें एनर्जी कैसा है, अगर तुम्हारी कोई स्ट्रीम सेडिमेंट्स को बहा कर लेके आ रही है और यहाँ पे ड्रॉप कर रही है, अगर एनर्जी हाई है तो जो पार्टिकल्स होंगे वो या इस पार्ट में डिपॉजिट होंगे, अगर हाई है तो स्लोप वाले पार्ट में डिपॉजिट होंगे। अगर ज़्यादा ही हाई है तो तुम्हारे जो नीचे का जो पार्ट है बॉटम पार्ट वहाँ पे डिपॉजिट होंगे। सो टाइप, सप्लाई एंड द टेक्सचर ऑफ द सेडिमेंट, तो कौन से टाइप के सेडिमेंट्स आ रहे हैं, उनकी सप्लाई कितनी है, और टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर मीन्स द शेप एंड द साइज, एवरीथिंग रिलेटेड टू द शेप एंड साइज इज योर टेक्सचर। ये तुम्हारा ना कोर्जर सैंड्स है, ये फाइन सैंड बी शोरलाइन है, और ये कोर्जर
कोरजर शोरलाइन है। तो यहाँ पे ना जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े पेबल्स और सैंड टाइप के पार्टिकल्स होंगे। जो शोरलाइन जो फर्दर क्लासिफाई है वो ना सिलिसी क्लास्टिक शोरलाइन डिपॉजिट्स हैं। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे ना जो क्लास्टिक जो सेडिमेंट्स होंगे ना उनका डिपोजिशन होगा, और जो एनर्जी होगी वो हाई एनर्जी होगी। और हाई एनर्जी वेल डिफाइंड लेमिनाज मतलब कि तुम्हारा एक लेमिनेशन टाइप की होंगी यहाँ पे। और ये एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बनती है, लार्जर लेक्स में। और जो स्मॉल जो इलोंगेटेड जो लंबी जो लेक्स हो गई वहां पे तुम्हारे ना कोरोजर ग्रेवल्स का डिपोजिशन होगा। देखो जो कार्बोनेट जो शोरलाइन है ना, यहाँ पे जो रैंप है यहाँ पे, यहाँ पे ही एक सुटेबल एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि वाटर क्लियर होता है और वार्म वाटर होता है, और वार्म वाटर तुम्हारे बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बिल्कुल सुटेबल होता है। तो तुम्हारे जो कार्बोनेट्स का डिपोजिशन होगा लेक के अंदर वो इस पार्ट में होगा। अब ये डिपेंड डिपेंड करेगा ये ना कौन से मतलब कि लो एनर्जी में है या हाई एनर्जी में है। जब भी लो एनर्जी तुम्हारी होगी तो तुम्हारे ना ओइड्स का फॉर्मेशन होगा। ओइड्स तुम्हें पता है कि कार्बोनेट ग्रेन्स होते हैं, और तो लो एनर्जी में ओइड्स का फॉर्मेशन है, और हाई एनर्जी में तुम्हारा तो लाइम मड कार्बोनेट मड जो मीक्राइट होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही कौन से कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा रैंप में, तो ये तुम्हारा ना रैंप है, रैंप। तो रैंप में अगर लो एनर्जी होगी तो डिफरेंट टाइप का कार्बोनेट बनेगा, और हाई एनर्जी होगी तो डिफरेंट टाइप का कार्बोनेट बनेगा। ये इस पूरे प्रोसेस में ना देखो कैसे डिपोजिशन होता है, कौन कौन से सेडिमेंट्स डिपोजिट होते हैं। अगर जब तुम्हारा ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, ओवरफ्लो में क्या हो गया, सिल्ट साइज और क्ले साइज के सेडिमेंट्स डिपोजिट होंगे देखो यहाँ पे। और जो इनर फ्लो हो गया, इनर फ्लो में तुम्हारा क्या हो गया, सिल्ट और क्ले साइज का जो होगा मिडल में, सिल्ट और क्ले इनर फ्लो ये बीच का। और जो अंडर अंडर फ्लो होता है उसमें कि तुम्हारा ना सैंड टाइप के जो लार्जर जो पार्टिकल्स होंगे वो वाले। और पार्टिकल्स देखो, ये फ्लूवियल डेल्टा इनफ्लो है कि फ्लूवियल एनवायरनमेंट अपन ने पढ़ा था कि नदी कहाँ से बनती है, उसका ओरिजिन क्या होता है, कौन से सेडिमेंट्स वो लेके आती है, और सेडिमेंट्स का टाइप क्या होता है। तो मोस्टली ना इसमें ना ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है तुम्हारा, प्लास्टिक सेडिमेंट्स भी हो सकता है। तो ये देखो डेल्टिक इनफ्लो, ऐसा अगर डॉटेड वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे ना डेल्टिक इनफ्लो है यहाँ पे। दूसरे तुम्हारे जो सेडिमेंट्स हो सकते हैं ना, कौन कौन से हो सकते हैं, देखो ये टेफ्रा, यहाँ पे देखो जो तुम्हारे ना ऐश हो गई, वोल्केनिक ऐश हो गई, एयरफॉल हो गए, ठीक है, प्यूमिक, जितने भी तुम्हारे ना एयरोसोल्स होंगे वो तुम्हारे इओलियन मतलब कि इओलिन इओलिन का मतलब हो गया सेडिमेंट्स डिपोजिटेड बाय द विंड। विंड कौन कौन से पार्टिकल्स को तुम्हारा लेके आ रही है, वो पार्टिकल भी तुम्हारे डिपोजिट हो सकते हैं। इसके अलावा ना तुम्हारा ना ड्रॉप स्टोन फ्रॉम आइस, कि कोई आइस आ गई तुम्हारा कोई आइस का ब्लॉक आ गया, उसके अंदर कोई स्पेशल टाइप का पार्टिकल है, वो तुम्हारा डिपॉजिट हो सकता है। ऐसे ही तुम्हारे ना डेट्रियल जो क्ले होगी, सिल्ट होगी, ठीक है, वो ना सस्पेंशन में होती है, ठीक है, वो तुम्हारा हो गया। ठीक है, प्लांटिक और जो तुम्हारे एनिमल्स हो गए, फीकल्स ग्रेन्स हो गए। देखो यहाँ पे ना जो अपर लेयर ऑफ द वाटर होगी लेक की, वहां पे क्या होगी तुम्हारे ना फिश और इसी टाइप के जितने भी तुम्हारे एनिमल्स होंगे वो और उनके फीकल मैटर दोनों ये डिपॉजिट हो सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, इओलियन इन्फ्लेक्स, इसमें तुम्हारा क्या हो सकता है, सेल्ट क्ले स्पोर पोलन। स्पोर पोलन तुम्हारे ना ऑर्गेनिक मटेरियल से रिलेटेड है, तुम्हारी जो पेड़ की जो पत्तियां होती है ना और टहनियां, उनसे रिलेटेड तुम्हारे आते हैं स्पोर्स एंड पोलन्स। विंड से ना कोई भी तुम्हारा पार्टिकल्स आएगा और लेक के अंदर डिपॉजिट हो सकता है। ये क्रिस्टल ग्रोथ इन द वाटर कॉलम, जो अपर लेयर ऑफ द वाटर कॉलम है, यहाँ पे तुम्हारे ना वाटर की केमिस्ट्री की चेंजेस की वजह से कुछ क्रिस्टल की ग्रोथ हो सकती है। तुम्हारे जो डेट्रियल वेजिटेरियल जो रिमेन्स हो गए, वो कोई भी तुम्हारा जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है,
जो लैंड से ट्रांसफॉर्म होके तुम्हारे सी में आ रहा है, ठीक है, उसका जो रिमेन्स हो गए वो तुम्हारे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हारा जो जो भी मिनरल्स हैं यहाँ पे प्रिसिपिटेट हो सकते हैं, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो तुम्हारा कैल्साइट या फिर सिलिकेट मिनरल को प्रिसिपेट यहाँ पे कर रहा होगा। ऐसे ही तुम्हारे जो प्लैंक्टन्स प्लैंक्टन्स क्या होते हैं कि प्लांट या एनिमल जो अपर लेयर ऑफ वाटर में ना फ्लोट करते हैं, ठीक है, और जब वो मर जाते हैं तो उनका डिपोजिशन हो जाता है। तो ये, और माइक्रोवेल मैट्स डिस्कस किया था कि माइक्रोवेल मैट्स क्या होते हैं, ऐसे स्केलेटन डेब्रिज फ्रॉम द बेंथिक फोना। फ्लोरा और फोना, मतलब कि फ्लोरा और फोना में तुम्हारे एनिमल्स और प्लांट दोनों ही आते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स रीवर्किंग का मतलब ना एक रिक्रिस्टलाइजेशन लगा लो। कोई बड़ा पार्टिकल अगर कोई छोटे पार्टिकल में टूटता है तो सेडिमेंट्स रीवर्किंग के अंदर आता है। तो इस टाइप से तुम्हारे ना ये सेडिमेंट मैकेनिज्म है तुम्हारा कि इतने इस टाइप के जो पार्टिकल्स होंगे, है ना, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स भी होंगे तुम्हारे, उसे क्लास्टिक पार्टिकल्स भी होंगे, उनका डिपोजिशन इस टाइप में हो सकता है। कुछ तुम्हारे ना लीथरल वेजिटेशन होंगे, ठीक है, उनका भी डिपोजिशन यहाँ पे हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप की रोग बनती, डिफरेंट टाइप की जो रोग बनती है लैकोस्ट्रिन एनवायरनमेंट में, वो है देखिए बेडेड सिल्ट सैंड एंड क्ले, ठीक है, ये वाला तुम्हारा ये लेमिनेटेड डाइमेट एटमेटिशियस जो रोग है तुम्हारी, ये ना ऑर्गेनिक ओरिजिन की होती है। डायमेट एटम्स तुम्हारे एक टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो स्लिट जो सिलिशियस मटेरियल होता है उसको सीक्रेट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक रिच जो लेकोस्टिन सेल हो गई, ठीक है, इसे ये तुम्हारा ना इसमें ना ऑर्गेनिक रिच होता है, और इसके अंदर तुम्हारा ना जो ऑयल सेल वगैरह तुमने पढ़ा था, तो ना ऑयल सेल का एक सोर्स हो सकती है इस टाइप की रोग्स। तो यही है लकोस्टिन जो एनवायरनमेंट होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि कैन बी फिल्ड विद द सैंड मड एंड द कैलकेरियस और साल्टी इन फिल। इसमें ना तुम्हारा जो कैल्शियम से रिलेटेड सेडिमेंट्स भी डिपोजिट हो सकते हैं, सैंड से रिलेटेड, मड से रिलेटेड, ठीक है, और इनके जो साइज है ना, सो वो वेरी कर सकता है स्मॉल से लेके लार्ज तक है। ये प्रोसेस सैलो जो मरीन एनवायरनमेंट है उससे ना सिमिलर प्रोसेस है, बट ना इसमें डिफरेंस क्या आता है, एक तो यहाँ पे जो वेव एनर्जी होगी ना, क्योंकि लेक के अंदर वेव्स बनती नहीं है, और बनती है तो अगर कोई लार्जर लेक होगी वहां पर अगर वेव्स बनती है विंड के इफेक्ट से तो बहुत कम बनती है। तो जनरली क्लोज सिस्टम, क्योंकि जहाँ पे क्लोज सिस्टम होता है ना वहाँ पे तो ऑलमोस्ट कोई टाइड नहीं होती है और कोई वेव एनर्जी नहीं होती है। तो सारे प्रोसेस से मरीन सेलो मरीन एनवायरनमेंट से सिमिलर होते हैं, बस उसमें जो एनर्जी होती है वो लो होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी तुम्हारा ना, लिथोलॉजी होगी तुम्हारा, सैंडस्टोन, मडस्टोन, फाइन ग्रेन लाइमस्टोन, इवापोराइट्स, इस टाइप की तुम्हारी रोक बन सकती है। मिनरलोजी वेरिएबल करेगी तुम्हारा। टेक्सचर्स क्या होगा, सैंड मोर वेल सॉर्टेड होगा, क्योंकि इसमें ना एनर्जी लो एनवायरनमेंट एनर्जी है, जब भी लो एनवायरनमेंट एनर्जी होगी तुम्हारा सॉर्टिंग अच्छी होगी, ठीक है। बेड जियोमेट्रिक होगी, इसमें ना थिन बेडेड होंगे तुम्हारे, ठीक है। जो वेव रिपल्स एंड देन फाइन पैरेलल लेमिनेशन, क्योंकि वेव्स का इफेक्ट बहुत कम होता है, तो जो वेव रिपल्स होंगी ना वो पैरेलल लेमिनेशन के फॉर्म में होंगी। सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स, अपन ने जब सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, रिपल्स, ग्रेडेड बेडिंग, वो सब, तो इसमें ना वो सब नहीं हो पाएंगे क्योंकि वेव्स का इफेक्ट नहीं होगा। फॉसिल्स तुम्हारे मिल सकते हैं माइक्रोबियल, ठीक है, कोई भी है ना फॉसिल्स, मछली का फॉसिल्स या फिर कोई और भी फॉसिल्स मिल सकते हैं। कलर जो तुम्हारे ना डार्क ग्रे टू ना डीप, ठीक है, रोग के टाइप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर है हमारे पास। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, अपन को कैसे पता लगेगा कि ये रोग इस एनवायरनमेंट से बिलोंग करती है, तो लकोस्टिन एनवायरनमेंट के कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं। जो पहला क्राइटेरिया है उसमें ना सर्कुलर टू सब सर्कुलर इन द मैप, जो
लेक का जो शेप होता है वो सर्कुलर से लेके सब सर्कुलर होता है। अगर इस टाइप में अगर कोई बेसिन अपने को मिल रहा है तो वो बेसिन होगा अपना लेक से रिलेटेड। देखो, लैकोस्ट्रिन एनवायरनमेंट एनर्जी लो एनर्जी से रिलेटेड होता है। जब भी लो एनर्जी होती है तो वहां पे फाइन पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है, तो सेडिमेंट्स होंगे मेनली मिडल में, वो फाइन सेडिमेंट्स होंगे। और जो टर्बिडिटीज होती हैं वो बॉटम पे वो मिल सकती हैं। रिथमिक बेडिंग का ये मतलब होता है कि एक ऐसा ही एनवायरनमेंट, ओनली ऐसा एनवायरनमेंट, लेक एनवायरनमेंट है जहाँ पे तुम्हारा सीजन का इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे तुम्हारा साल्ट मिल सकता है। क्लोज सिस्टम में जब भी क्लोज सिस्टम होगी तुम्हारा साल्ट मिलेगा। जो तुम्हारे गैस्ट्रोपोड एंड ओस्ट्रोपोड्स, तुम्हारे ये क्या है कि एनिमल्स है, एनिमल्स के ग्रुप है, ठीक है। लेक के अंदर ग्रीन एल्गी, गैस्ट्रोपोड, ओस्ट्रोकोड्स, इसी टाइप के पर्टिकुलर एनिमल और जो प्लांट के ग्रुप है वही मिलते हैं। तो अगर इनके फॉसिल स्ट्रेस मिलते हैं तो अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये लेक से रिलेटेड एनवायरनमेंट है। लेमिनेशन होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ठीक है। और आयरन कार्बोनाइट, जो कार्बोनेट जो बनता है उस लेक एनवायरनमेंट में बनता है, तो इसलिए ये इसके डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। एंड किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? ठीक है। दानेश, Yes, sir. लोकेंदर, प्राची, Present, sir. मोहम्मद अवदेश अली, Present, sir. रौनक जांगिड़, रौनक जांगिड़, विकास जाखड़, यस सर। सर रौनक जहांगीर। रौनक जांगिड़, ओके। एंड विकास ढाका, गोपाल, Yes, sir. यशदीप सिंह, महिपाल सिंह, राहुल चौहान, दिलीप चौधरी, Present, sir. यश गहलोत, प्रेजेंट सर। पृथ्वी सिंह, सर Present, sir. सर विकास की लगा दी है। विकास जाखड़। हाँ सर। हाँ, लग गई विकास जाखड़ की। ओके। टागाराम सेन, जेनिस मेहता, प्रेजेंट सर। सुरेंद्र सिंह, भगवती देवरा, Present, sir. नारायण कुमार, प्रदीप सिंह चारण, प्रेजेंट सर। धर्मेंद्र कुमार, ऋषिका, ओके, विवेक सिंह, उज्जवल, Present, sir. प्रंजुल,
गणेश बोस, यस सर। नाजमीन कुरैशी, प्रेजेंट सर। सवाई सोलंकी, बंसी प्रजापत, भावना, प्रेजेंट सर। हेमंत बोरा, प्रेजेंट सर। ठीक है, मानव, नमन, नरेश, प्रियांक, सचिन टाक, प्रेजेंट सर। प्रियांक या सचिन टाक? सचिन टाक, ओके सचिन सर। ओके। वरुण कौशिक, प्रेजेंट सर। ओके वरुण कौशिक। वीरेंद्र राठौड़, प्रेजेंट सर। ओके। साहिल सोनी, प्रेजेंट सर। युवराज प्रेजेंट सर। और मनीष, मनीष नहीं है, मनीष एब्सेंट। ठीक है, किसी का अटेंडेंस बाकी है तो बोलो। ठीक है, नरेश सिरवी सर। किसकी? राहुल। नरेश सिरवी सर। नरेश से भी, ठीक है। राहुल चौहान। सर, राहुल चौहान। ओके, राहुल चौहान की लगा देंगे। ओके, बाकी सब प्रेजेंट है ना? ठीक है, ठीक है। कल तुम्हारी ना डाउट क्लास भी है, किसी को फोन करके पूछना है तो पूछ सकता है। और कल क्लास भी रहेगी, तो इस वीक की 3 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। असाइनमेंट के लिए मैं तुम्हें ना कोड भेज देता हूँ अभी। जो थर्मोडायनेमिक्स का जो असाइनमेंट है वो तुम्हें ना संडे को क्लास होगी, तो तुम्हें संडे तक जमा करवाना है। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर लेना, जा सकते हो। ओके, थैंक यू सर। ठीक है।